अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ डार्क लव सागा सीज़न 3 ऑफ ब्लडी लव बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 27। दिया अर्शन की वापसी पर वो काफ़ी सारा वक्त उनके साथ गुजार कर अब अपने कमरे में वापस आए थे। आज संडे था और अमन पर काफ़ी बर्डन आ चुका था। खज़र भी साहिर के कहने पर कल ही अलीज़े को लेकर ब्राज़ील चला गया था, जिससे हॉस्पिटल का काफ़ी सारा काम उसे ही निपटाना था। वो बहुत देर से अल्लामा इकबाल स्टाइल में गनपट्टी पर हाथ रखे बेड पर बैठी उसे घूर रही थी। अमन अपने लैपटॉप में पूरी तरह मुनहमिक था। फलजा फायज का पलंदा टेबल पर पड़ा था। घूट घूट कॉफ़ी पीता वो अपने काम में बुरी तरह मसरूफ़ था। मुआज़ा झंझला कर पैर पटकती बेड से उठी थी। आखिर उसके सर पर पहुंची। उसकी गोद में बैठकर उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल कर लिए। अमन ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जैसे कहना चाहता हो मेरी जान को अब क्या मसला दरपेश आ गया। अमन, मैं बहुत सख्त किस्म की बोर हो रही हूँ। थकते नहीं आप ये टी के दवाओं का हिसाब किताब करते करते। मुझे तो आप में से भी मेडिसिन की स्मेल आने लगी है और रात को ख्वाबों में 5-5 फुट के इंजेक्शन मेरे पीछे भाग रहे होते हैं। उसके शोशे पर अमन ने उसे घूरा। मेरी जान, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी जो मुझे देनी है। अब हटो सामने से, बहुत सारा काम है। अमन ने नरमी से कहा। ओहो, संडे को भी काम। अच्छा, मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी। अगर एक का भी जवाब आपने रॉन्ग दिया तो आप मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे अभी, और अगर सब राइट आंसर हुए तो फिर मैं ज़िद नहीं करूँगी। ओके, मौजा ने उसके कॉलर के बटन से खेलते हुए बच्चों की तरह कहा। अमन गहरा मुस्कुराया। ओके, वो मौजा की वो क्या चीज़ है जिसको मारने से ना कोई जुर्म है ना सज़ा। मौजा एक्साइटेड हुई, फिर झाग की तरह बैठना पड़ा। मिस कॉल। तसल्ली बख्श जवाब आया। वो क्या चीज़ है जो हम कान से निकाल कर खाते हैं। मौजा ने गर्दन अकड़ा कर पूछा था। मगर सॉल्ट। वो कौन है जो कभी सवाल नहीं करता बल्कि हर वक्त जवाब देता रहता है। मौजा ने अब उसे बुरी तरह घूरा कि वो सही जवाब क्यों दे रहा है। उसने दांतों तले लब दबाकर फिर जवाब दिया, आपका सेल फोन। वो क्या चीज़ है जो बस बढ़ती है लेकिन कभी घटती नहीं। मौजा झंझलाई। आपकी उम्र। अमन ने भूल कर दांतों तले लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी कि अब वो झंझला रही थी। मौजा ने उसे घूरा। वो जानती थी इन जल्लादों की जहानत का शायद ही कोई या ख़ास करदा खुद कभी मुकाबला कर पाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ थी जिसने उनकी नाक में दम कर रखा था, और वो ये लोग वरना ये लोग इनसे उस चीज़ का मुकाबला कर सकते थे और ना ही जीत सकते थे, और वो थी ऊट पटांग हरकतें और सवालात। ओके, बस लास्ट ये बताए, रेस्टोरेंट में कौन था। मौसा ने दांतों तले लब दबाया। व्हाट। अमन ने उसे अजीब निगाहों से देखा। हाँ बताए ना, रेस्टोरेंट में कौन था। सॉरी, नॉट रेस्टोरेंट, इट्स रसोड़े। रसोड़े में कौन था। और अब वो इत्मीनान से सवाल पूछकर मुस्कुराती उसकी गोद में उतर गई। ये रसोड़ा क्या होता है, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो, राइट। अमन ने उसे मशकूक निगाहों से घूरा और जल्दी से ये सवाल गूगल किया, मगर इस सवाल की बेशुमार मीम्स देखकर वो और ज़्यादा मशकूक हुआ। कोकोमो, अगर तो ये कोई स्टूपिड सवाल हुआ या कोई जोक, तो रात में तो अभी खासा वक्त है। आई स्वेयर, मैं आज अभी दिन दहाड़े तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। अमन ने गहरी संजीदगी से उसे गहरी निगाहों में रखते हुए कहा। तो एक मर्तबा तो मौजा भी बौखला गई थी, मगर अरे बाबा, मुझे पता है आप गूगल कर चुके हैं, तो आपको हर जगह बस ये सवाल ही नज़र आया होगा कि कौन था। तुम थी, मैं थी, कौन था, बट इसका जवाब कहीं नहीं दिखा होगा। मौजा का एतमाद भी बहाल हुआ था। बट ये तो सब मीम्स हैं। अमन फिर मशकूक हुआ। वो इसलिए कि ये ऐसा इंटरनेशनल क्वेश्चन है जिसका आज तक कोई आंसर नहीं दे पाया, तभी तो इस पर मीम्स है बट आंसर नहीं है। मौजा ने इत्मीनान से कहा। अमन इन बातों के दौरान, जिन्हें वो समझता था कि बेतहाशा ज़हीन है, इन दोस्तों को उन दोस्तों को ये सवाल फॉरवर्ड कर चुका था। वो 3 जगह से तो क्वेश्चन मार्क ही आया, मगर अब की बार उसके जिगर जिगर अल्तमश के वॉइस नोट आए थे।
अमन ने मौजा को देखते ही मैसेजेस प्ले की। मौजा ने हिज़्मा तकद्दुम के तौर पर कमरे के दरवाजे की जानिब देखा जो खुला था, तो वो इत्मीनान से वहीं खड़ी रही। पहले सवाल दोहराया गया था, रसोड़े में कौन था? फिर छूटते ही जवाब मौसूल हुआ था जो कि काफ़ी तसल्ली बख्श था। तो डी पुवादा मुंडासी। अबे ये सवाल यकीनन भाभी ने पूछा होगा तुमसे, क्योंकि भाभी पागल बना रही है तुम्हें। ये एक स्टूपिड सा इंडियन ड्रामा सीरियल है जिसके एक सीन की मीम्स बनाई गई है। वॉइस नोट बंद हुआ। अमन मौजा की जानिब लपका। आह बड़े पापा, अरे कोई तो मुझे बचाओ। वो हाथ झटकते हुए कहती बाहर की जानिब भागी। बड़े पापा की बच्ची, रुको ज़रा। अमन दांत पीसते हुए उसके पीछे भागा, मगर मौजा की एक दिलखराश चीख ने अमन के पैरों तले से ज़मीन सरकाई, क्योंकि वो बहुत अचानक और अपने पहलू पर हाथ रखकर चीखती हुई दोहरी हुई थी। गिरने से बचने के लिए दरवाजे को थाम लिया, नहीं तो ज़मीन बोसी हो चुकी होती। मौजा, क्या हुआ है तुम्हें? यू ऑल राइट? अमन ने उसे कांधों से थामा। उसका चेहरा शिद्दत जब से सुर्ख पड़ चुका था। आह अमन, मुझे दर्द हो रहा है, वो दोहरी होती बेतहाशा रोती। मौजा, अमन ने उसे थामा, बाजुओं में भरा और बेड पर लिटाया। वो अपने दाएं पहलू पर दोनों हाथ रखे मुसलसल तड़प रही थी। अमन ने उसकी नब्ज चेक की और फिर तवज्जो से चेक करने पर जो आगाही उसे हासिल हुई वह हैरान कुन और दर्दनाक थी। मौजा, अमन ने उसे थामा, मगर वो तड़पती चिकनी मिट्टी की तरह उसके हाथों से फिसली जा रही थी। शिट! मौजा, इधर मेरी तरफ देखो। अमन ने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा और उसका रुख अपनी जानिब किया। फॉर गॉड सिक जज़ा, अब ये मत कहना कि मैंने जो तुम्हें टैबलेट्स यूज़ करने के लिए दी थी वो तुमने ली नहीं। अमन ने उसकी भीगी आंखों में झांका। मौजा की निगाहें चुराने पर वो सदमे से अपने जबड़े भीज गया। कुछ ही देर में पूरा वाइट पैलेस मौजा की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा था। वो इतने मजबूत आसाब का मालिक भी उसकी सूरत हाल से बौखला गया था। शिफा और बाकी सब भी मौजा की आवाज़ सुनकर कमरे में चले आए थे। अमन ने उसे बाजू में भरा, फौरन लेकर हॉस्पिटल के लिए पहुंचा। डॉक्टर अमन, इनके मेडिकल चेकअप के बाद मैंने साफ अल्फाज आपसे कहा था कि अभी ये बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है। ये फिज़िकली और मेंटली दोनों तरफ से कमज़ोर है, ब्लड की भी कमी है, जिसकी वजह से इनकी प्रेगनेंसी बहुत पेचीदा और दर्दनाक हो सकती है। अब देखिए वो कितनी तकलीफ़ में है। जैसा ट्रस्ट की काबिल गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अतिया बाठ ने अमन को साफ अल्फाज में कहा, डॉक्टर ये मेरी लापरवाही थी, मुझे देखना चाहिए था कि वो माएँ हमल की टैबलेट ले रही है कि नहीं। इट्स टोटल माई मिस्टेक। अमन ने अपनी कनपट्टी सहलाई। डॉक्टर प्लीज़ डू समथिंग, वो जबड़े भींच कर बोला था। लेट्स गो डॉक्टर अमन, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। वो लोग ग्लव्स और मास्क पहने डॉक्टर अतिया के चेकअप रूम में आए, और जहां वो कमज़ोर सा वजूद बेड पर होश खरूश से बेगाना था। डॉक्टर अतिया करीब आई और मौजा का अल्ट्रासाउंड शुरू किया। अमन की निगाहें अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पर टिकी हुई थी। तभी मौजा के हवास लौटे थे। वो होश में आई, मगर डॉक्टर और अमन की मौजूदगी महसूस करके शर्म हया की वजह से आंखें मूंद कर ही रखी थी। डॉक्टर, स्क्रीन में हमल तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे लगता है जज़ा प्रेग्नेंट नहीं है, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अब मैंने डॉक्टर अतिया की जानिब देखा जो स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए बैठी थी, मगर ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से शी इज़ 15 डेज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर अतिया ने अमन की बात की तरदीद की। वो काफ़ी गौर से अल्ट्रासाउंड कर रहे थे। अमन ने पहलू बदला। ओह नो! डॉक्टर अतिया को बेतहाशा सदमा लगा। उनके अचानक कहने पर अमन चौंक स्कैनर की तरफ मुतवज्जा हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर परेशानी के मारे उसकी भी माथे की रगें फूल गई थी। डॉक्टर अमन, वही हुआ जिसका मुझे डर था। इंतहाई वीकनेस की वजह से आपकी मिसेस का बेबी यूट्रस में जा ही नहीं पाया। वो मदर की ट्यूब में है, जिसका मतलब जानते हैं आप? आपकी मिसेस के सर पर मौत का साया मंडरा रहा है। बेबी की ज़रा सी ग्रोथ से ट्यूब फट सकती है और मदर की जान जा सकती है। शिट! डॉक्टर अतिया ने भी कफ अफसोस मिला। अमन के तो चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ गई थी। डॉक्टर, इसका कोई हल है? अमन को अपनी आवाज़ गहरी खाइयों से आती महसूस हुई। दो ऑप्शन हैं, एक दुआ कि बेबी इस वीक के अंदर अंदर खुद ही यूट्रस में चला जाए, दूसरा बेबी को रिमूव करना पड़ेगा। डॉक्टर ने दो टोक अल्फाज में अदा किए। डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन, डू इट। कहते हुए अमन के चेहरे पर काफ़ी पथरीले तासुरात थे, जैसे जाने कितना जब्त करके ये अल्फाज बोले हों। मैं अपनी वाइफ की ज़िंदगी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता डॉक्टर। 1 वीक तक कभी नहीं।
अगर हमारे नसीब में औलाद हुई तो अल्लाह ताला हमें दोबारा नवाजेगा, मगर अभी मुझे मेरी औलाद मेरी खुद की जान से भी बढ़कर मेरी वाइफ की जान है। अमन ने पत्थर बनकर कहा। डॉक्टर अतिया खामोश हो गई। वो दोनों उसे आराम करता छोड़कर कैबिन में चले आए। डॉक्टर डू इट, अमन ने फिर बेतहाशा परेशानी में डॉक्टर से कहा। डॉक्टर अतिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बी ब्रेव डॉक्टर अमन, सब ठीक हो जाएगा। अभी फ़ौरन तो कुछ नहीं किया जा सकता जब तक मिसेस जज़ा स्टेबल ना हो जाए। डॉक्टर, उसकी वजह समझ नहीं आई मुझे, अमन ने डॉक्टर के सामने बैठते दिल शिकस्तगी से पूछा। यही तो इल्मिया है डॉक्टर अमन, कि हमारी बच्चियां जो इन पर गुजर रही होती है वो अपनी फितरी शर्म हया की वजह से किसी से शेयर नहीं करती। आपकी मिसेस जितनी वीक है, उनकी ट्यूब में इन्फेक्शन है। ये बहुत दर्दनाक मरहला हो सकता है। मतलब वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, मगर उन्होंने अब तक यकीनी तौर पर किसी को बताया नहीं होगा। और जो अब उनकी कंडीशन है, यकीनन ज़ौजियत का मामला भी उनके लिए काफ़ी तकलीफ़दार हो रहा होगा। लोग कहते हैं ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं। बच्चियों को इतनी आगाही होनी चाहिए कि अगर वो किसी अपनी में मैरिड लाइफ में किसी किस्म की तकलीफ़ में है तो वो लाजमी अपने घर वालों से, ख़ास कर अपने हस्बैंड या फैमिली से शेयर करे, ताकि ऐन वक्त पर इसका सद्भाव किया जा सके। चले, आपकी मिसेस का मामला तो बिल्कुल अलग है, लेकिन तब मुझे बहुत अफसोस होता है जब आम तौर पर भी इस तरह के कई केसेस मेरे सामने आते हैं। आप यकीनन लकी है डॉक्टर अमन, कि वक्त रहते इस बात का इल्म हो गया कि बेबी ट्यूब में है। नहीं तो 99% केसेस में तो पता भी नहीं चलता और जानी नुकसान तक हो जाता है। और काफ़ी सारे केसेस में तो ये अल्ट्रासाउंड में भी नज़र नहीं आता कि बेबी ट्यूब में है या नहीं। अल्लाह ताला आपकी मिसेस पर रहमत की नज़र फरमाए। डॉक्टर अतिया ने अमन का कंधा थपथपाया। काफ़ी अहम डिस्कशन के बाद वो डॉक्टर अतिया के रूम से बाहर आया तो सब, खास कर शिफा और आर्यान, उसके मुंतजिर थे। समी खान और पाशा इब्राहिम भी बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। अमन ने बेतहाशा तकलीफ महसूस की थी कि अब क्या बताता। खुशी की खबर भी तो आई भी थी आई भी थी तो इस कदर तकलीफ़ और परेशानी लेकर। मगर बहरहाल उसने बमुश्किल ही सही मगर सारी सूरत हाल सबको बता दी, ताकि वो ज़हनी तौर पर इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहे। शिफा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। आर्यन ने उसे तसल्ली दी, मगर वो रोए गई। समी खान सुनते ही मौजा के पास चला गया। वो जनरल रूम में आंखें मूंदे लेटी निढाल सी थी। डॉक्टर अनम उसके सिरहाने खड़ी थी। मौजा ने धीमे से आंखें खोली। तब अनम लपक कर उसके करीब आई। मौजा, आर यू ऑल राइट? अनम ने उसके माथे से बाल सहलाए। मौजा ने इस्बात में सर हिलाया। डॉक्टर, मैं घर कब जाऊंगी? मौजा ने कड़वा सा मुंह बनाया तो अनम हंस दी। हर 48 घंटे बाद उसके ब्लड टेस्ट हो रहे थे और वो पहले जर्द रंगत के साथ काफ़ी मरीज़ा लग रही थी। बहुत जल्द इंशाल्लाह, डॉक्टर आनम ने कहा। तभी कमरे में अमन दाखिल हुआ था, जिसे देख मौजा ने अपनी निगाहें झुका ली, मगर वो बगैर पलके झपकाए कर्ब आमीज़ तासुरात लिए उसे देखे गया। वो करीब आया। डॉक्टर आनम, आप डॉक्टर अतिया के कैबिन में पहुंची, अमन ने उसे नरमी से कहा तो वो इस्बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। जज़ा, तुम ठीक हो? अमन ने उसे बाजू में भरा। अमन, हम घर कब जा रहे हैं? वो एक्साइटेड हुई। अमन ने निगाहें चुरा ली। वो कॉरिडोर से होते हुए उससे डॉक्टर अतिया के चेकअप रूम में ले आया था। उसे नरमी से बेड पर लिटाया था। उसकी हैरत से फैली चॉकलेट ब्राउन आंखों में देखने से गरेजी किया। तब मौजज़ा पर आगाही का अजाब नाजिल होते ही कि वो उसे यहाँ किस मकसद से लाया है, रूह कांप गई। बेयकीनी से उस सितमगर को देखा। उसे लगा था जो उसने यही डॉक्टर अतिया और उसकी गुफ्तगू सुनी थी, वो महज बेहोशी का असर था या कोई गलतफहमी थी। तब डॉक्टर आनम ने अमन की जानिब चंद पेपर्स बढ़ाए थे, जिन्हें वो थाम कर उन पर साइन करने वाला था, मगर मौजन ने सरस जो पेपर उसके हाथ से नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अमन ने सुर्ख आंखें लिए बेबसी से उसे देखा। आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपको इस बात की इजाज़त दूंगी कि आप इसे ख़त्म करने का सोचे भी? मौजा गम गुस्से से काँप गई थी। सहम कर अपने पेट पर हाथ रखे। अमन ने बेबसी से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। तुम्हारी जान को खतरा है जज़ा, समझने की कोशिश करो। तुम तकलीफ़ में हो, अल्लाह ताला तुम्हें हमें फिर नहीं। मौजा ने दर्शगी से उसकी बात काटते हुए उसके हाथ झटके। चाहे मेरा वजूद फना भी हो जाए तब भी मैं आपको इस बात की इजाज़त नहीं दूंगी अमन। वो ज़िद्दी हुई। लेकिन जज़ा, नहीं, अभी डॉक्टर ने कहा है ना कि दुआ करे, सब ठीक हो जाएगा।
तो मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी कि सब ठीक हो जाए। मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा भरोसा है। मुझे मेरी दुआओं से पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। मैं मायूस नहीं हुई तो आप क्यों मुझसे मेरी उम्मीद छीन कर मुझे मायूस करना चाहते हैं? आप तो खुद अल्लाह ताला के इतने करीब है, तो क्यों उसकी रहमत से मायूस हो रहे हैं? मौजा ने हिचकियों के दरमियान कहा तो अमन को हिला कर रख दिया। वाकई उसका जो अल्लाह ताला से इतना गहरा ताल्लुक था, वो कैसे उस रब की रज़ा में राज़ी ना होता। उसे अब हमेशा की तरह, हर मामले की तरह बस अपने से रुजू करना था। वो मौजा के करीब आया और उसे खुद से लगाया। आई एम सॉरी जज़ा, रियली वेरी सॉरी। चलो अपार्टमेंट चलते हैं, क्योंकि हर 48 घंटे बाद तुम्हारे ब्लड टेस्ट होने हैं। तो अभी हम वाइट पैलेस नहीं जा सकते, हम दुआ करेंगे, वो अता करने वाला है इंशाल्लाह। हमारे इस आजमाइश पर सब्र करने से हमें इनाम से नवाजेगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, डोंट क्राई। अमन ने उसके आंसू साफ किए। मौजा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा। अमन ने अकीदत से उसका माथा चूमा। बेशक दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो तकदीरें बदल देती है। ईमान मजबूत हो तो दुआएं भी रंग लाती है। वो रब की रहमत पर तवक्कल करके उसे अपने साथ अपार्टमेंट ले गया था। दूसरी तरफ बीना हॉस्पिटल के लिए गाड़ी लेकर निकली थी। गाड़ी व्हाइट पैलेस की हदूद से बाहर निकली तो उसे अंदाज़ा हो गया कि कोई उसका ताक़ुब कर रहा है। उसने अपनी गाड़ी तेज़ी से निकालने की कोशिश की, मगर उसे चारों तरफ से घेर लिया गया था। उसी उसे गाड़ी को ब्रेक लगानी पड़ी। वो तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकली, मगर उसके ऊपर चारों तरफ से गन तान ली गई थी। अगर नहीं चाहते ही जड़े की गोलियों से भून दिए जाओ, तो हाथ अपनी गर्दन पर रख लो। उनमें से एक गलीज कुत्ते ने मुंह से झाग उड़ाई। बीना ने इत्मीनान से अपने हाथ अपनी गर्दन पर बांध लिए। अब वो उसकी जानिब लपके। उनमें से एक ने उसे बालों से घसीटा। वो कर्रा कर रह गई। वो कुत्ते उस पर पल पड़े और उसके हाथ पैर बुरी तरह रस्सियों से जकड़कर उसे अपनी गाड़ी की डिग्गी में फेंक दिया। ये काम करने से पहले उन्होंने दरिंदगी का मुजाहरा करते उसे अच्छे से चेक किया था कि उसके वजूद पर कोई ट्रैकर डिवाइस तो मौजूद नहीं। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद वो धूल उड़ाते वहां से गाड़ियां लेकर निकल गए थे। वो डिग्गी में दम साधे लेटी थी जब गाड़ी झटके से एक जगह पर रुकी। बीना चौकी और खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार करने लगी। गाड़ी की डिग्गी एक झटके से खोली गई और उसे बालों से घसीटकर गाड़ी से बाहर निकाला गया। बीना के मुंह से सिसकी बरामद हुई। वो किसी जगह का कोई बेसमेंट था, यकीनन महारानी की हवेली का बेसमेंट था। वो कुछ गुंडे थे जिन्होंने उसे जमीन पर धूल मिट्टी में फेंका था और रुई की तरह धुनक रहे थे। इतने में ही वहां महारानी और शमशान ख्याल मकरूह के कहे लगाते हुए आए थे। वहां पूरी हवेली से निकल कर जोक दर जोक महारानी की उबांदियां भी आने लगी, जो थी तो बीना जैसी, मगर महारानी की दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार होते हुए अपनी मर्जी के बगैर नाच गाने, मुजरे जराए में मलबूस किए जाने, स्मगलिंग, जिस्म फरोशी जिससे घिनौने फैल सरंजाम देने पर मजबूर थी। ए है, ये देखो, देखो जरा, आज हमारी चुंगल में कौन फंसा है? डॉक्टर नी साहिबा। थू। वो हिकारत से जमीन पर थूकती अपने मखसूस स्टाइल में हथेली पर हथेली मारकर ताली मारने लगी। बेटा लहू लहान वजूद लिए गहरे गहरे बीना लहू लहान वजूद लिए गहरे गहरे सांस भरने लगी। इस माशरे में हमें क्या कहा जाता है? हिजड़ा, मामू, खसरा, शापर, ठंडा, और हमेशा वही कहा जाएगा। और तू भी वही है, वही वही गंदी नाली का कीड़ा। बस एक गोश्त की दुकान, कोई नाम, कोई पहचान नहीं मिलेगी हमें। क्यों भूल गई अपनी औकात? आज मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी। इन सब के सामने ये सारे गार्ड्स आज तेरे साथ वही करेंगे जो हमारे साथ बचपन से बुढ़ापे तक होता है, और फिर मैं तुझे इन सब के सामने जिंदा जलाकर इन सब के लिए इबरत का निशाना बनाऊंगी। महारानी ने अपने मुंह से मगरजात बके बिना मुस्कुराती जमीन से उठकर बैठी थी, और उसके लबों की पुरस्रार मुस्कुराहट महारानी और वहां पर मौजूद हर बंदे को बहुत अजीब लगी थी। थू। बीना ने जमीन पर खून थूका और जो रस्सियों में हाथ पैर जकड़े हुए थे एक झटके से उन्हें आजाद कर दिया। इन सब की आंखें हैरत से फैल गई थी। मुंह क्या देख रही हो करनानी? अपने कुत्तों से कहो मुझे हाथ लगा कर दिखाए। मीना ने सुकून से महारानी को कहा तो वो गुस्से और इश्तियाल से पागल हो गई। मुंह क्या देख रहे हो हराम खोरो? इसकी चीखें इसके यारों तक उस पैलेस तक पहुंचनी चाहिए। शमशान ख्याल चिल्लाया। वो जो 8-10 गुंडे थे उन्होंने उसे गोल दायरे की शक्ल में चारों जानिब से घेर लिया और वो मकरूह कह कहे लगाने लगे। बीना सुकून से खड़ी रही और वो उसे महारानी की कोई डरपोक और बुज़दिल बांदी समझकर बेवकूफ़ों की तरह उस पर पल पड़े, मगर बीना ने अपने बालों के
लोहे के कैचर में से एक स्कैलपेल निकाला। वो बिजली किसी तेजी से अपनी एड़ियों पर घूम कर अपना दफा करती उनको गाजर मूली की तरह काट रही थी। सब हैरत से फैली निगाहों से ये मंजर देख रहे थे, मगर महारानी शमशान खैर की आंखें तो उस वक्त बाहर को उबल पड़ी जब वो सारे सांड पुश्त के बल कट कट कर पीछे जमीन पर गिरे और वहां खून की नदी बह गई। बीना एक इस्तेहज़ा सी हंसी के साथ अपनी जगह पर खड़ी हुई। ये मैं हूँ और ये मेरी तरबियत है, ये मेरी पहचान है। मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझे हाथ तो लगा कर दिखाए, काट कर ना फेंक दूँ। तुझे क्या लगा तू मुझे लेकर आई? अरे हट, नहीं बेबी, गलत फहमी है तेरी। अरे मैं खुद यहाँ आई, इन तेरी बुज़दिल और डरपोक बांदियों को अपनी तरबियत दिखाने आई। सरे से सिरे है सिरे है किसी में सिरे है किसी में यहाँ हिम्मत तो मुझे हाथ लगा कर दिखाए, बीना चिल्लाई। वो उसी के जैसी थी, मगर हैरत से दंग उसे देख रही थी। महारानी और शमशान खैल के तो चेहरे के रंग उड़ चुके थे। बीना ने उन सब की जानिब देखा। अरे देखो खुद को, कौन हो तुम लोग? क्या करती हो? नाच गाना मुजरा, जहाँ इन जैसे शैतान और दरिंदे शरा के नशे में धुत तुम लोगों के साथ हर किस्म का गैर इंसानी सलूक करते हैं। कभी कहीं चुटकी काट दी तो कभी जिस्म का कोई हिस्सा ही नोच लिया। और क्या करवाती हैं ये तुमसे? स्मगलिंग, जराइम, जिनकी जिद में आकर कभी भी पुलिस की गोली तुम्हारे सीने के पार हो सकती है, या जिसमें फरोशी करती हो। कैसे अजियत सहती हो कि बाज दरिंदे तुम्हें अधमरा कर देते हैं? वो उनसे पूछ रही थी, उनसे बास परस कर रही थी, और उनमें से बास की आंखों में आंसू थे। अरे ये देखो, मुझ जैसा बनो। बीना ने स्केलिपल हाथ में लहराया। ये गंदी ये गंदगी जिन्हें मेरे यार कह रही है, वो भाई है मेरे घर वाले, मेरे मुहाफिज। और मेरी ऐसी तरबियत की है उन्होंने कि मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। नमूना तो देख ही चुके हो तुम लोग। लेडी एक्सक्यूशनर हूँ मैं, हाथ लगा कर दिखाओ मुझे। वो बोल रही थी कि महारानी के इशारे पर उसके कुछ और साथी बीना पर पल पड़े, मगर उसकी निगाहें जैसे चारों तरफ थी, फुर्ती से अपना बचाव करते। उनका भी वही हश्र किया जो उनसे पहले कुत्तों का किया था। तुम ये हो तो तुम ये हो तो क्या हुआ? कौन कहता है कि माशरे में अपना मकाम नहीं बना सकती? क्यों खून क्यों खुद को इन गंदे पेशों में मलबूस करके अपनी ज़िंदगी रौंद देती हो? मेरे जैसी बनो, मेरे जैसी। अभी तुम लोगों की निगाहों के सामने मेरे खिलाफ ये बकवास करने और मुझे रौंदने के इरादे के अंजाम में मैं इस करनानी को जिंदा जलाऊं? तुम में से कौन कौन इसकी जुल्मत, जबर, बर्बरियत और दरिंदगी का शिकार है? किसको रूह तक छलनी किया गया है? किसके अपनों किसके अपनों को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया या कत्ल किया है? किसी की चमड़ी गर्म सलाखों से दागी है? कौन कौन जुल्म के खिलाफ मेरे साथ खड़ा है? अगर खुद को इंसान समझते हो तो आज पीछे मत हटो, मेरा साथ दो। कौन कौन अपने हाथों से इस महारानी का खात्मा करना चाहता है? वो कहती तंजिया मुस्कुराई, जबकि महारानी का चेहरा देखने के काबिल था। उसका हवाई उड़ा चेहरा वहां मौजूद काफ़ी लोगों को सुकून दे गया था। खान शमशान खैल तो जल्लादों की कोई प्लानिंग का सुनकर ही वहां से आहिस्तगी से खिसक लिया था। वो गया तो उसे जाने दिया गया कि उसे भी जल्द इबरत का निशाना बना दिया जाने वाला था। क्या बकवास है, कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा, महारानी चिल्लाई। मगर वहां मौजूद उसकी बांदियों ने जबर की जंजीरें तोड़ने का फैसला किया था। तभी एक लड़की ने उसे बालों से घसीटकर बीना के कदमों में फेंका था। महारानी का चेहरा खौफ से फीका पड़ गया था। और फिर बीना ने देखा, वहां मौजूद तमाम लड़कियां पूरी हवेली में फैल गई थी। चंद लड़कियों ने महारानी के हाथ पैर बांधकर उसे पिलर से जकड़ दिया। बीना इत्मीनान से वहां खड़ी रही। वो देखना चाहती थी ये लोग अपने लिए क्या कर सकती है। मगर वो लोग अब किचन और स्टोर से केरोसिन और पेट्रोल की गेलनें उठाकर लाई थी। अब पूरी हवेली पर छिड़काव किया जा रहा था। वो लड़कियां महारानी को पेट्रोल से नहला रही थी। अहे ये क्या, तुम लोग पागल हो गई हो, अपनी औकात भूल गई हो? अरे कीड़े मकोड़े हो तुम लोग, गंदी नाली के कीड़े, मैं देख लूंगी तुम लोगों को। वो मौत सामने देखकर हज़ियानी होकर चिल्ला रही थी। लड़कियों ने ये काम करके माचिस बीना के हाथ में थमाई थी, जैसे कहना चाहती हो ये नेक काम तुम खुद अपने हाथों से सर अंजाम दो। बीना ने उन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। वो लोग बाहर निकली। बीना उनके पीछे हम कदम होगी। अरे रुको, किधर जा रही हो? अरे कोई पुलिस को बुलाओ, ये पागल हो गई है। मैं देखना, मार डालूंगी तुम लोगों को, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दूंगी। वो सदमे से पागल होकर और अपना इतना भयानक अंजाम सोचकर जाने क्या क्या बके जा रही थी।
मीरा ने एक आखिरी नज़र पीछे मुड़कर देखा और नफरत से अपना रुख फेर कर हवेली को आग लगा दी। वो जालिम दरिंदा सिफत इंसान जो इस हवेली में जाने कितने कत्ल कर चुकी थी, जाने कितनी रूहों को छलनी किया, कितने जिस्म दागे, जो यहाँ इस हवेली में चीखें सुनकर सुकून हासिल करती थी, आज वही हवेली उसकी दहशतनाक चीख व पुकार सुन रही थी। जुल्म बर्बरियत का अंजाम यही तो होता है, चाहे जल्द देखने को मिले या बदीर। दूसरी तरफ आज वो सब जल्लाद एक मरतबा फिर बेसमेंट में जमा थे, सर पर कफन बांध कर जुल्म बर्बरियत और बुराई के खिलाफ एक और जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। साहिर उनकी हिम्मत और जज्बे, उनकी नेक नियति व सच्चाई को देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ था, मगर आज वो खुद उनका एक खूबसूरत हिस्सा था। वो जो प्लान बना रहे थे उसके मुतालिक साहिर ने उनको कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट करवाए थे कि वो लोग भी उसकी जहानत से मुतासिर हुए थे। वो लोग इकट्ठे बेसमेंट से निकले थे। हेली के जरिए कोयटा पहुंचना था। रावण की लंका को जलाकर खाकस्तर करना था। वो सब जल्लाद कोयटा के मज़ाफ़ात में अपने मखसूस ठिकाने पर मौजूद थे। आहान को उसकी ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया था। क्यों और कैसे, ये बात अभी आम आवाम, मीडिया और दुश्मन से खुफिया रखी गई थी। आहान अपनी फोर्स को लेकर अपनी मंजिल की जानिब गामजन था। हर कदम फूक फूक कर रखा जाना था। वो लोग जानते थे उन अनपढ़ और सादा लूह अवाम को दरगाह और उनके झूठे मौज़े सुना सुना कर किस तरह भटकाया जाता रहा है, और सबसे ज़्यादा मज़ाहमत आम आवाम की जानिब से ही हो सकती है। तभी सारा काम खुफिया रखा गया था। अहान ने खैल हवेली और दरगाह को चारों जानिब से घेर लिया था। उसके ढेर सारे बंदे आम लिबास में भी चारों जानिब फैल गए थे। जब अहान ने रेड डाली तो उसकी लाइव कवरेज पूरे मुल्क की मीडिया पर चल रही थी। वो दरगाह में अंदर तक घुसता चला गया। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ दरगाह में कब्र के अंदर कोई मुअज़्ज़िज़ हस्ती नहीं थी, बल्कि वो तो कोई कब्र ही नहीं थी। ऊंची कब्र की दीवार गिर कुतबे की जानिब से अगर चादर हटाए तो एक दरवाजे के आसार नजर आते हैं। ये दरवाज़ा नाम निहाद दरगाह के बेसमेंट में जाता था, जहाँ दुनिया का हर गैर कानूनी काम होता था। अहान ने अंदर दाखिल होकर वो चादर हटाई थी और उस दरवाजे को खोलकर माहिर टीम के साथ बेसमेंट में उतरा, जहाँ तौका के रुकन के मुताबिक भारी असला, मुख्तलिफ अकसाम की मंशियात का अंबार और ब्लैक मनी के अंबार लगे हुए थे। और भी बहुत कुछ बरामद हुआ था जो दिल दहला देने वाला था। फहश मवाद के अंबार, एक कमरे में नीम बरहना ख्वातीन और बहुत कुछ, ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पुलिस ने सब कुछ अपनी तहवील में लिया। लेडीज़ पुलिस ने उन ख्वातीन को वहाँ से निकाला। तमाम असलहा और मंशियात का सामान उन्होंने दरगाह के अहाते में निकाला। लाइव कवरेज जारी थी। बेसमेंट का अहवाल पूरे मुल्क की मीडिया पर नशर हो चुका था। इसके बावजूद तौका के ऐन मुताबिक कोयटा की आवाम सड़कों पर निकल आई थी और लोगों के एक बहुत बड़े हुजूम दरगाह के चारों तरफ इकट्ठी हो गई थी। लोगों ने अपनी आंखों से देखकर फिर भी उस नकली दरगाह से अकीदत हो रही थी उन्हें हैरत की बात थी। बाहर आवाम पागल होकर बागी हो रही थी, मगर अहान को परवाह नहीं थी। वो अपना काम किए गया। इधर शमशान हवेली को माहिर खान ने चारों जानिब से घेरा हुआ था। हवेली के अंदर से ब्लैक मनी के अंबार, बेसमेंट से असला और मंशियात बरामद हुई थी। इधर भी अवाम का सेम रिएक्शन था जैसा कि दरगाह में था, मगर वो लोग जानते थे इस अनपढ़ अवाम के दिलों में जदी कश्ती तौर पर इस जगह के बारे में अकीदत डाली गई है। उनकी सादा लोही का दायरा उठाया जाता रहा है, उन्हें पागल और बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। इसके साथ वो ये भी जानते थे कि इस अवाम में इन लोगों के पालतू कुत्ते भी हैं जो अवाम को ज़्यादा भड़का रहे हैं। अवाम पागल हो चुकी थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नज़रातिश कर रही थी। पुलिस पर पथराव किया जाने लगा। हालात काबू से बाहर होते चले गए थे। अपने ठिकाने पर पाशा इब्राहिम और वो ये सब सूरत हाल लाइव देखकर परेशान हुए थे, मगर ये वक्ती परेशानी थी। उन्हें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा था कि वो लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और फिर नेक नियति हो तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमा देता है। पुलिस की मज़ीद नफरी बुला ली गई और आहिस्ता आहिस्ता हालात पर काबू पाया जाने लगा। खैल हवेली और दरगाह को पूरी तरह अपने कब्ज़े में लेकर नकली दरगाह को सील कर दिया गया। अब ये जगह हुकूमत की मिल्कियत थी, क्योंकि ये कब्रिस्तान की जगह थी जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा जमा लिया गया था। हवेली से
खैल और खान शमशान खैल को हिरासत में ले लिया गया था। हालात पर काबू पाया गया, मगर इस दौरान अहान बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था। दुश्मन की भीड़ में मौजूद रहकर बुज़दिलाना कार्रवाई में की गई फायरिंग से उसका बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया था। दरगाह की हकीकत और खैल हवेली की असलियत पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी थी। खान शमशान खैल के खिलाफ तमाम सबूत, गवाह और वीडियोस सुप्रीम कोर्ट में बाहिफाजत पहुंचा दी गई थी। वो जो महारानी और खान शमशान खैल ने हशमत राव का खून किया था, उसकी भी फुटेज अदालत तक पहुंचा दी गई थी। तकरीबन 1 डेढ़ माह पहले अर्शन को एक खुफिया मैसेज रिसीव हुआ था। तब वो इस अहान के साथ रात के अंधेरे में राव मेंशन में गए थे, जहां हशमत राव ने अपने हाथ से उन्हें अपने काले करतूतों को फाश करने के तमाम सबूत मुहैया किए थे। उनमें से तो बहुत ज़्यादा वो सबूत वो पहले ही हासिल कर चुके थे। दुश्मनों के गुनाहों के घड़े भर चुके थे, तभी अब अवाम के सामने फूटे थे। जल्लाद बुराई के खिलाफ एक और जंग में फतेह हासिल करके गाजी बनकर वापस लौटे थे। दूसरी तरफ मुअज़्ज़ज़ा जज़ा ट्रस्ट के अपार्टमेंट में बेड पर निढाल सी लेटी हुई थी और शिफा उसके सिरहाने बैठी थी, जब बहुत अचानक मुख्तलिफ किस्म की चीखों पुकार, तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की आवाज़ें आने लगी तो मुअज़्ज़ज़ा घबरा कर उठ बैठी। मम्मा, ये क्या हो रहा है? वाज़े मामूल खौफ से सफ़ेद पड़ गई। शिफा खुद हैरान परेशान थी, मगर ज़्यादा सोचने का वक्त ना मिला कि अपार्टमेंट के पीछे की तरफ से पिछले दरवाजे से रंगीली और डॉक्टर आनम हवाई उड़ा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई थी। आंटी, हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। आप दोनों को रंगीली के साथ जाना होगा, अभी फ़ौरन इसी दरवाजे से। ये आपको हॉस्पिटल के बेसमेंट में छुपा देगी। दुश्मनों के कुत्ते मुअज़्ज़ज़ा की बू सूंघते इधर आ गए हैं। डॉक्टर आनम ने तेज़ी से कहा और अपनी जगह पर साकित हुई मुअज़्ज़ज़ा को तकरीबन घसीट कर बेड से नीचे उतारा। मुअज़्ज़ज़ा, जाओ रंगीली के साथ। वो उसे साकित देखकर चिल्लाई। हरगिज़ नहीं, आप दुश्मनों को ये तासुर देना चाहती हैं कि आप मुअज़्ज़ज़ा हैं, है ना? इतनी पागल नहीं हूँ मैं। आपकी जान और इज्जत को भी खतरा हो सकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपी। मुअज़्ज़ज़ा चिल्लाकर कहती अपनी जगह पर जम गई थी। बाहर दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा था, मतलब वो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे थे। आंटी, समझाए इसे। डॉक्टर अमन की ज़िंदगी है, ये अमानत है हमारे पास। मैं ऐसे कुछ नहीं होने दे सकती। डॉक्टर आनम ने अब शिफा को झंझोड़ा, जो रोती हुई तज़ब्ज़ब का शिकार थी कि खुद गर्ज हो जाए और बेटे की जीने की वजह को बचा ले, या एक बेटी जैसी नाजुक लड़की को बचाए। ये ज़िंदगी का कैसा दौराहा था, कैसे फ़ैसला करे? शिफा ने बेबसी से डॉक्टर आनम की जानिब देखा। डॉक्टर आनम ने अब मुअज़्ज़ज़ा को बाजू से घसीटने की कोशिश की थी। आपी आनम, आप भी अमन से मोहब्बत करती हैं ना? मुअज़्ज़ज़ा ने उसका बाजू पकड़कर उसकी आंखों में झाँक कर धीमे से कहा तो डॉक्टर आनम अपनी जगह पर साकित हो गई। हाँ, करती हूँ, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। और तुम डॉक्टर अमन के जीने की वजह हो। मत भूलो, तुम्हारे साथ एक नन्ही सी जान को भी खतरा है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरकर समझाने वाले अंदाज में बोली। मैं आपकी इस एहसार का बोझ अपने कंधों पर लेकर जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं कहीं नहीं जा रही। आप ही सुना आपने? मुअज़्ज़ज़ा ने हठधर्मी से कहा तो डॉक्टर आनम ने चुपके से अपने डॉक्टरी कोट की पॉकेट से बेहोशी का इंजेक्शन निकाला और बिजली की सी तेज़ी से मुअज़्ज़ज़ा के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। रंगीली को इशारा किया तो उसने आगे बढ़कर मुअज़्ज़ज़ा को अपने कंधे पर गिरा लिया। वो पिछले दरवाजे की जानिब लपकी। आंटी, निकले आप। लेकिन बेटा, आंटी, आपको डॉक्टर अमन की कसम, इसके बच्चे की कसम, प्लीज़ जाए यहाँ से। डॉक्टर आनम ने शफा को तकरीबन घसीट कर पिछले दरवाजे से बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक लगा लिया। कुछ ही देर में कुछ गुंडे अंदर तक घुसते चले आए। उन्हें जो सामने दिखा उसे मार देने का हुक्म था। तभी डॉक्टर आनम को देखते ही वो उसे डॉक्टर अमन की बीवी समझते उसके पेट में खंजर घोंप चुके थे। वो बुज़दिल ये कार्रवाई करके फ़ौरन फ़रार हुए कि जानते थे अगर पकड़े गए तो दर्दनाक मौत मरेंगे। अमन की गाड़ी झटके से अपार्टमेंट के सामने रुकी तो वो तेज़ी से उसमें से निकलकर अपार्टमेंट की जानिब भागा था। उन्हें कोयटा में ही इत्तला मिल गई थी कि इधर जज़ा ट्रस्ट व्हाइट पैलेस पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। व्हाइट पैलेस महफूज रहा, मगर हॉस्पिटल में पागल जाहिल अवाम गार्ड्स को ज़ख्मी करके अंदर तक घुस आई थी। तभी सबसे पहले अमन बहुत इमरजेंसी में इधर वापस लौटा था। उन्हें ये भी पता चला कि उनमें से कई गुंडों का मेन टारगेट अपार्टमेंट था, जैसे उन्हें पता हो कि अपार्टमेंट में पहले हमला करना है। अमन का दिल कानों में बजने लगा था। अपार्टमेंट की बैरूनी हालत से लगता था कि काफ़ी हंगामा आराई हुई होगी। हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी तोड़फोड़ और नुकसान किया गया था। सच शुक्र कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, मगर उसे मुअज़्ज़ज़ा को अपार्टमेंट छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। सोचा नहीं था ऐसी बगावत का सामना करना पड़ेगा। उसका हर 48 घंटे के बाद क्योंकि टेस्ट हो रहा था, तो तभी उसका हॉस्पिटल में रहना ज़रूरी था। उसके पास रंगीली और शिफा थी।
वो बिजली किसी तेजी से अपार्टमेंट में दाखिल हुआ था। लाउंज में काफ़ी तोड़ फोड़ और हंगामा आराई की गई थी क्योंकि हर चीज़ तहस नहस की गई थी। किसी अनहोनी के एहसास से अमन के माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए थे। उसके कदम वहीं जम गए थे, मगर देखना तो था कि वो कहाँ थे जो उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी से भी बढ़कर मकाम रखते थे। वो तेजी से मौजे के कमरे में दाखिल हुआ। दिल धक से रह गया। अमन का कलेजा मुंह को आया था। वो नाजुक सी जान औंधे मुंह फर्श पर बेजान सी थी। पेट में कोई खंजर घोंपा गया था। खून में लथपथ वो वजूद अमन के खुद को वजूद को जलजलों की जद में ले आया था। अमन को लगा उसका खुद का वजूद रेजा रेजा होकर वो धुआं धुआं चेहरा लिए लपक कर आगे बढ़ा। डॉक्टर हानम, वो चिल्लाया और उसके पास दुजानो बैठकर उसका सर अपने बाजू पर गिराया था। डॉक्टर हानम, आपने ऐसा क्यों किया? अमन ने उसका चेहरा थपथपाया। दिल दिमाग पर एक बोझ सान पड़ा था। तब उसने आहिस्तगी से आंखें खोली। अमन के गार्ड तेजी से अंदर दाखिल हुए और चारों जानिब फैल गए। डॉक्टर आनम के चेहरे पर एक आसूदा सी मुस्कान थी। आपको कुछ नहीं होगा डॉक्टर, अमन ने कहा तो फिर मुस्कुरा दी। अमन ने उसे बाजू में भरा और लेकर बाहर निकला। उसे बाहर मौजूद स्ट्रेचर पर डाला। हालात काबू में है सर। मैडम और बड़ी मैडम बेसमेंट में है और बिल्कुल महफूज है। रंगीली उनके पास है, मगर मैडम बेहोश है, गार्ड ने इतला दी। डॉक्टर आनम को इमरजेंसी लेकर जाओ और फौरन ब्लड का इंतजाम करो। सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दो। रंगीली से कहो मैडम को जनरल वार्ड में शिफ्ट करो। बाहर समी बाबा से कहीं मम्मा को व्हाइट पैलेस छोड़ आए। उसने कहा तो गार्ड ने इस बात में सर हिलाया। अमन फौरन डॉक्टर आनम को आईसीयू में लेकर गया था। आहान बेड पर आंखें मूंदे नीम दराज था। बाजू में दर्द की लहरें उठ रही थी। जबरान और ईशान ने उसकी ट्रीटमेंट की थी। आर्यन अमन के पीछे हॉस्पिटल जा चुका था। अब उन्होंने ही उसकी ट्रीटमेंट की थी। जबरान ने उसमें जबरान ने उससे किल पेन किलर इंजेक्शन लगाया था। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मौज़ा, छोटी माँ ठीक तो होंगी ना? आहान ने उठते हुए कहा तो जबरान ने सख्ती से उसे वापस बेड पर लिटा दिया। सब ठीक है, बस डॉक्टर आनम जख्मी हुई है। वो भी सर्जरी के बाद खतरे से बाहर है। मौज़ा, शिफा भी बिल्कुल ठीक है। तुम सुकून से यहाँ लेटे रहो। काफ़ी खून बह गया है। और अपने वाली की फिक्र करो जिसने बाहर हंगामा मचा रखा है। जिब्रान ने उसे तंबीह करते आसावरी के बारे में बताया तो वो सर से सांस खींचकर रह गया। वो लोग उसे आराम करने का बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। आहान ने दर्द बर्दाश्त करते आंखें मूंद ली। वो दवाओं के जेर असर गुनोदगी में जा चुका था। तकरीबन 3 घंटे की भरपूर नींद लेने के बाद दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनकर आहान की आंख खुली थी। हवास बहाल हुए तो सर उठाकर देखा, इधर उधर देखा। तौके के अहन मुताबिक वो सिरहाने उसके पास बैठी भल भल आंसू बहा रही थी। अपनी आवाज़ का गला घोटने के चक्कर में पूरा जिस्म सूखे पत्ते की मानिंद लरज रहा था। आहान को अब उठते देख वो मजीद बिखर गई थी। क्या हुआ है जाने आहान, क्यों ये कीमती मोती बर्बाद कर रही हो? आहान ने धीरे से तकिए पर नीम दराज होकर बेड क्राउन से टेक लगाकर उसे बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींचा तो वो उसके करीब हो गई। अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? अपनी हालत देखी है आपने? वो भर्राई आवाज़ में कहकर फिर सिसक पड़ी तो आहान के होठों को जानदार सी मुस्कुराहट ने छुआ। क्या हुआ है मेरी हालत को? यह हालत तो मेरी एक मर्तबा पहले भी हुई थी, जब दिन दहाड़े मैंने एक बंदी के 14 तबक रोशन किए थे। वो माहौल पे छाई मर्दनी के असर को ज़ायल करने के लिए शरारत भरे लहजे में बोला। तसावरी ने भौचक्की सी होकर उसकी जानिब देखा। सुकून तो नहीं है आपको? वो चिढ़कर बोली। बिल्कुल, इतनी दूर बैठोगी तो कैसे सुकून आएगा? करीब आओगी तो ही सुकून आएगा ना? आहान ने उसे बाजू से खींचकर अपनी जानिब खींचा तो वो कटी डाल की तरह उसके सीने से आ लगी। आहान, वो चिल्लाई। सुकून दो मुझे डार्लिंग, ताकि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। आहान ने उसके कान में सरगोशी की थी। आप पागल हो गए हैं, बस और कुछ नहीं। वो झिंझिलाई थी। आहान गहरा मुस्कुराया। इस पागलपन की वजह भी तो तुम ही हो ना डार्लिंग। आहा ने नरमी से उसे बाहों के हिसार में लिया। असावरी ने उसके सीने पर सर रखकर सुकून महसूस किया। आहान में बहुत डर गई थी। वो फिर सिसकी। उसके आंसू आहान के सीने पर गिरे तो आहान का भी दिल जैसे धड़कना भूल गया था। बी ब्रेव माई गर्ल, प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। आहान ने उससे अपनी नरम गरम आगोश में भरा और नरमी से उसकी पीठ सहलाई। वो आंसू बहाए गई तो आहान अब बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ था। अब क्या हुआ यार? अपने सीने से उसका चेहरा बाहर निकाल कर उसने उसकी आंखों में झांका। आहान, ये बेबी। इसने अपने पेट पर नरमी से हाथ रखा। क्या हुआ, डर गई? वो कहते धीमे से मुस्कुराया और उसे छेड़ा। नहीं, बच्चों से कौन डरता है मुर्शिद? डर तो अपने जैसी औलाद पैदा करने से
करने से लगता है। मुंह बनाकर बोली तो आहान बेसाख्ता कह कहा लगाकर हंस पड़ा। असावरी ने उसके बाजू में चेहरा छुपा लिया। आहान ने बहुत नरमी और समझदारी से उसे संभाल लिया था। सच शुक्र के दम करवाने के बाद से उसकी अब तक कभी तबीयत खराब नहीं हुई थी और इस चीज़ ने आहान की रगों में सुकून भर दिया था। अर्शन तमाम कानूनी कार्रवाई सरंजाम देकर अब सबसे पहले बीना की जानिब मुतवज्जा हुआ था। अर्शन के गार्ड उसे जख्मी हालत में वापस लाए थे। अर्शन ने तेजी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे कमर से थाम कर गाड़ी से बाहर निकाला था। तुम ठीक तो हो? अर्शन ने उससे पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हबीब को बताकर ये स्टेप लिया था ना? अर्शन ने किसी खदशे के तहत उससे पूछा और उसे थाम कर अपनी गाड़ी में बिठाया। गैर मुतवक्का तौर पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। व्हाट? अर्शन चिल्लाया, मगर वो गनूदगी में जाने से पहले गहरा मुस्कुराई थी। अर्शन उसे हॉस्पिटल लाया था, उसकी ट्रीटमेंट की गई। अब वो जनरल वार्ड में बेड पर बेहोश लेटी थी। जब हबीब अफ्ता व खैजा हॉस्पिटल पहुंचा था, सामने ही जनरल वार्ड के दरवाजे के बाहर बेंच पर अर्शन सर झुकाए बैठा था। अर्शन, बीना कहाँ है? वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। रिलैक्स यार, वो बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं। अर्शन ने उसे तसल्ली दी। उसे मुझे बताकर ये कदम उठाना चाहिए था। हबीब का लहजा अफसरदा था। अगर बुरा अगर बुरा कर मरने के लिए वहां जाती बताकर मरने के लिए वहां जाती तो क्या तुम उसे जाने देते? अर्शन ने कहा तो वो लाजवाब हो गया और मुझे दिल से बेंच पर बैठ गया। ये सब उसकी प्लानिंग के तहत ही तो मुमकिन हुआ था, मगर दुश्मन का वक्त जो करीब आ गया था, तभी सफ़ेद हस्ती से दुश्मन का नामो निशान तक मिट चुका था। सिस्टर ने आकर बीना के होश में आने की इतला दी थी तो वो दोनों अंदर की जानिब लपके थे। बीना हबीब को देख कर गड़बड़ाई थी, जिसकी आंखों में गम, परेशानी, शिकवा और नाराजगी हिलकोरे ले रही थी। वो गड़बड़ा कर तकिए पर नीम दराज हुई। वो दोनों बेड के करीब आए। हबीब खामोश रहा, जबकि बीना घबरा गई कि वो अर्शन के सामने ना कोई बेइख्तियारी कर बैठे। कैसी तबीयत है? अर्शन ने ही माहौल की मानी खैज खामोशी को तोड़ने के लिए कहा। काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ, उसने धीमे से कहा। अर्शन ने उसके सर पर हाथ रखकर खुद से लगाया। भाई को तुम पर नाज है मेरी गुड़िया। अर्शन के इन अल्फाज ने बीना का सिर और खून बढ़ाया था। थैंक्स भाई, मैं डॉक्टर आनम और मुअज़्ज़ा गुड़िया को देख कर आता हूँ। अर्शन ने एक तिरछी नज़र हबीब के सपाट चेहरे पर डाली और उन्हें तन्हाई देने को कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अब वो उसकी जाने मुतवज्जा हुई, जो बेड के करीब खड़ा ज़मीन पर जाने क्या तलाश कर रहा था। हबीब, मीना ने पुकारा तो बड़े जारहाना तेवर लिए उसकी जानिब लपका और उसे बाजू से थाम कर झंझोड़ डाला। तुम अपने आप को समझती क्या हो मिसेस हबीब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर उस जहन्नम में जाने की? वो उसकी आंखों में देखकर घुर्राया था, जबकि वो उसकी जानिब देखकर नम आंखों से मुस्कुरा दी। बुराई के खिलाफ जंग लड़ने, अपने तशख़्ख़ुस की बहाली के लिए ये हिम्मत मुझे आपसे ही तो मिली है हबीब। उसने उसका चेहरा हाथों के प्यालों में भरा। मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि भूखे भेड़ियों के आगे खुद को चारा बना दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर? वो दाँत पीस कर बोला और उसे अपने सीने में भींच लिया, जो उसकी मताए हयात थी। हबीब, आपकी मोहब्बत, दुआएं और नेक तमन्नाएं मेरे साथ है तो मुझे भला क्या हो सकता है? उसने आसूदगी से कहते उसकी कमर के पीछे अपने हाथ मजबूती से बांध लिए थे। अलीज़े कमरे में दाखिल हुई तो खज़र ने गड़बड़ाकर अपनी शर्ट के बटन बंद किए थे। खज़र, अलीज़े ने पुकारा। किधर की तैयारी है? हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अमन के पास। ये मुझसे छुपा क्या रहे हो? अलीज़े तेज़ी से उसके सर पर पहुंची थी। कुछ नहीं, मामूली सी चोट है, खज़र ने लापरवाह अंदाज में कहा। दिखाओ मुझे, अलीज़े ने कहा तो वो उसकी जानिब देख कर रह गया। अलीज़े, मैं जल्दी में हूँ, लेट हो जाऊँगा, आकर दिखाऊँगा। उसने अपना मोबाइल और वॉलेट उठाया। तुम्हारी जल्दी की ऐसी की तैसी। वो दाँत पीस कर उसकी जानिब लपकी, बाजू से दबोच कर उसका रुख अपनी जानिब किया और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगी। काफ़ी जल्दी है आपको, वो उसके कान पर झुककर मानी खजी से बोला और उसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। शट अप खज़र, बात नहीं घुमाने दूंगी मैं तुम्हें। वो भी अलीज़े थी, जो अब उसकी रग रग से वाकिफ हो चुकी थी। अगर आज आपने ये शर्ट उतार दी तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना आप फिर कहीं जा पाएंगी, ना कहीं की रहेंगी। वो सरसराते लहजे में उसे वॉर्न कर गया। अलीज़े ने उसे बुरी तरह घूरा। वो एक आंख विंग कर गया। देखी जाएगी। वो भी लापरवाही से बोली और उसकी शर्ट उतार दी। अलीज़े ने घूम फिर कर देखा तो कंधे पर चाकू का बहुत बड़ा कट था, जिस पर 3 स्टिचेस भी थे। ये कैसे हुआ? अलीज़े घबराई। अहान को जब गोली लगी थी तो उसे दरगाह से निकालते वक्त किसी ने चाकू से हमला किया था। बचत हो गई, उसने नरमी से कहा।
तुम्हारे एक दफ़ा के मना करने पर मैं तुम्हारे साथ नहीं गई। कम से कम अपना ख्याल रखते, और अगर लग भी गई है तो अब भी मुझसे छुपा रहे थे तुम। वो तिल मिलाकर बोली थी तो उसकी इतनी फिक्र पर वो जान निसार करने वाले अंदाज में उसकी जानिब देखे गया। फिर नरमी से उसकी कमर के गिर्द बाजू हमायल करके उसे सीने से लगाया। मिसले ताबीज़ होते हैं कुछ लोग, गले लगते हैं तो शिफा मिलती है। खजर ने उसके कंधे पर अपना जानलेवा पुरहिदत लम्स छोड़ा। खजर, वो कसमसाई। अब क्या है, अब अगर रोक ही लिया है तो अच्छे से हर तरफ से जायज़ा लीजिए, महसूस कीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हसन ने उसके कान के करीब सरगोशी करते शोशा छोड़ा तो वो लाल पीली हो गई। अच्छा, जाओ जहाँ जा रहे थे, अपनी भी अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेना। अब अलीज़ा ने शराफत से उसे वो शर्ट पहनाई शुरू की जो वो अपने हाथों से उतार चुकी थी। खज़र उसकी चालाकी समझकर गहरा मुस्कुराया। अब तो मैं कहीं नहीं जा रहा बेगम। वो फैल गया और उसे बाजुओं के हिसार में भरा। खज़र, वो हर हर वक्त की नौटंकी अच्छी नहीं होती। अपनी हालत देखो, वो दाँत पीस कर बोली। मगर मुझे तो मिस कड़क के साथ हर वक्त की नौटंकी करना अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा? तो मैं क्या करूँ? खज़र ने मुस्कुराते हुए अपनी मजबूरी बताई और उसके दिल के मकाम पर अपने लब रखे। ये क्या क्या कर रहे हैं खज़र? वो बिदक गई। बेगम के होश ठिकाने लगाने की निंजा तकनीक है। डिंग डिंग, शरारत भरे लहजे में कहते हुए उसने उसके फूले गालों पर प्यार किया। ओके ओके, ये रेड सिलेंडर जैसा मुंह ना बनाए। जा रहा हूँ, मगर वापसी पर इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, राइट? वो आंख विंक करता उसे अपनी बाहों के हिसार से आज़ाद करता बाहर की जानिब बढ़ा तो अलीज़े भी खुलकर मुस्कुराई। निंजा हथौड़ी कहीं का, वो बड़बड़ाई। दूसरी तरफ वो नाजुक सी जान अमन के सीने से लगी, काफ़ी देर से आंसू बहा रही थी। आप सच बोल रहे हैं ना? आप ये अनम ठीक तो है ना? वो रोए गई। मुअज़्ज़ा, स्टॉप क्राइंग प्लीज़। और डॉक्टर अनम बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी कामयाब रही। तुम रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो। वो उसकी पीठ रब करता उसे समझाया गया। अमन, उसने पुकारा। बोलो मेरी जान। अमन ने उसे मजबूत हिसार में भरकर तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया। अमन, वो यस, मैं सुन रहा हूँ कोकोमो। अमन, वो आपी आपसे स्टॉप इट जज़ा। अमन ने सर से लहजे में उसकी बात काटी और उसकी पुश्त पर अपने हाथ की उंगलियों की गिरफ्त इतनी बढ़ाई कि मौज़ा से शक्कर रह गई। इन लबों से कोई ऐसी गुस्ताखी मत करना जज़ा, कि मैं अभी इन्हें कोई ऐसी सज़ा दे दूँ कि तुम्हारी सांस ही थम जाए। अमन के ने बेतासुरात ने उसे बेजान किया था। अमन, जज़ा, मुअज़्ज़ा ने उसके सीने से चेहरा निकाल कर बेयकीनी से भीगी पलकें लिए उसकी आंखों में देखा, जो गुस्से से उसी की जानिब देख रहा था। अमन, मेरे कंधों पर बोझ सा आन पड़ा है। श्श, कोई और बात करो जज़ा, मैं इस टॉपिक पर एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता। वो दरिश्तगी से बोलकर उसके लबों पर खामोशी इख्तियार करने का कफल लगा गया तो वो बुरी तरह कसमसाई। अमन की शर्ट पर दबाव से वो नरमी से पीछे हटा तो वो गहरे गहरे सांस भरती फिर उसके सीने से आ लगी। अमन, उसने फिर इल्तिजाइया अमन पुकारा तो अमन ने उसकी पुश्त में अपनी उंगलियां गाड़ कर उसे खामोश रहने की तंबीह की। मसला ये है रूहे मन कि मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ना कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अमन के साथ लहजे पर और इस शिद्दत से वो कर्राह कर रह गई जिसने उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते शायद उसके जुनून को हवा दी थी। अमन, वो तड़प गई। लेट जाओ, अभी ब्लड टेस्ट दोबारा होने वाला है। अमन ने उसे नरमी से बेड पर लिटा दिया और खुद जानबूझकर उसकी फाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया कि वो इस वक्त कोई भी बहस नहीं करना चाहता था। अब 1 माह बाद वो जो फौजिया बेगम की गोद में सर रखकर लेटा था अपनी कारस्तानी पर गहरा मुस्कुराया। फिर कोई कारनामा किया है? फौजिया बेगम ने उसके सर पर चपतला रसीद की। आपकी बहू को लेने जा रहा हूँ, उसकी दादी से उसके होश ठिकाने लगवाए हैं। वो शरारत भरे लहजे में कहता अपने घने बालों में हाथ फेरता उठा। देखना कहीं मेरी बहू तुम्हारे होश ठिकाने ना लगा दे। फौजिया बेगम के लहजे में एक दफाकुर सा था। आहा, देखी जाएगी, वो कहता बाहर निकला। इतने ढेर सारे दिनों की दूरी के बाद, खैर केस के हल होने के बाद, अब जब सब कुछ अपनी जगह पर वापस आ चुका था, सब ठीक हो रहा था, तो वो एक सेकंड भी उससे दूर रहने का रवादार नहीं था। इंसार हाउस से पैलेस के लिए निकला। दादू प्लीज़। इस सो कॉल्ड लेडी एक्सक्यूशनर की रोती बसूरती शक्ल इस वक्त देखने वाली थी कि आज सितम ये हुआ था कि वो इस शैतान हैवान की किसी साजिश के तहत पिंकी दादू के हत्थे चढ़ गई थी। अबे चुप!
खबरदार जो मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला, अरे हद होती है, किसी बात की गुंडी नहीं, अब बीवी बन के दिखा। ये गंदी अंग्रेज़ी पैंट शर्ट पहन ली, बन गई मर्दानी और हो गई मार धाड़ शुरू। मैं पूछती हूँ, कोई लड़की वाले गुण भी है तुझमें कि नहीं? मिस्कीन सा है मेरा दामाद, जिसे ज़रा जो आज तक सच सवर कर दिखाया हो, अब अगर उसने ये फरमाइश कर ही दी तो क्या कयामत आ गई। पिंकी दादू भरी बैठी थी। आज दामाद की मिस्कीन सी शक्ल बनाकर शिकायती लिस्ट सुनने के बाद अब सारी भड़ास फलजा पर निकाली जा रही थी। फलसा दांत कचकचा कर रह गई। काश इस वक्त उसके दांतों के नीचे उस शाप आदमी का गला आ जाता, वो सोच कर रह गई। मगर पिंकी दादू, फलसा मिनमिनाई, अगर मुझसे 2-4 झापड़ नहीं खाने तो चुप करके बैठी रहे। पिंकी दादू तिल मिलाकर बोली, ए लड़कियों, काम जारी रखो, जरा सी चूचरा की तो मेरी चप्पल खाएगी, वो भी अपने मुंह पर वो भी अपने मुंह पर। पिंकी दादू तो आज हिटलर बन बैठी थी, जो मुकम्मल उसकी निगरानी कर रही थी। कुछ ही देर में वो ब्लैक साड़ी में, सुनहरे बाल, कमर पर हल्के कर्ल की सूरत बिखेरे, डीप स्मोकी आईज और पिंक लिपस्टिक में शोला ज्वाला बन चुकी थी। खुद को आईने में देखकर हैरान रह गई, मगर फिर कुछ सोच कर दिल पसलियों में बजने लगा। उससे उस आदमी का दीवानापन याद करके झरझरी से आई। उफ! पिंकी दादू ने हाथ झाड़े, जैसे पता नहीं कितना बड़ा मौरका सरंजाम दिया हो। तभी दिया अंदर आई। साहिर भाई आ गए तुम्हें लेने, दिया ने आकर इतला दी। वो आईने के सामने से हटी। अब अगर इतना ताम झाम कर ही लिया है तो दादू, मुझे ब्लैक हील वाले सैंडल चाहिए। उसने निगाहें झुकाकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए आंखें टिपटिपाकर कहा। मकसद सिर्फ इतना था कि इतनी तैयारी के बावजूद वो सनकी आदमी उसे उसकी हाइट पर टोन करते हुए हरी टिड्डी बोलकर उसका सारा मूड गारत ना कर दे, या कम से कम वो ये हील उसके सर पर बजा सके। इसके लिए ब्लैक हील वाली सैंडल लाई गई, जो कि उसने पहन ली। वो जॉगर्स पहनने वाली भला कहाँ हाई हील में खुद को बैलेंस रख पा रही थी, मगर फिर भी जिद में हल्के कदम उठाती बाहर निकली। वो जो लाउंज में खड़ा खजर से बातें कर रहा था, निगाह एक जानिब उठी तो पलटना भूल ही गई, झपकना भूल गई। मबहूत दुनिया भुलाए उसे देखे गया और सबकी मौजूदगी में उसकी ये दीदा दिलेरी लेडी एक्सक्यूशनर के छक्के छुड़ा गई। वो आगे बढ़ा और फलजा का हाथ थामा। सबकी हूटिंग के दौरान वो उसे लिए बाहर निकला। दूसरी तरफ अर्शन बेसमेंट में था। खान शमशान खैल और उसके बेटे को दोहरी फांसी की सज़ा हो चुकी थी। वो अपनी फाइल्स फिर से चेक कर रहा था जब बीना हवाई या उड़े चेहरे के साथ बेसमेंट में उतरी थी। अर्शन भाई, वो चीखी। क्या हुआ बीना, खैरियत? अर्शन, वो रात के इस वक्त दिया पैलेस में कहीं भी नहीं है। बीना के इस शोशे पर अर्शन अपनी जगह से खड़ा हुआ था। बीना, अगर तो ये मजाक है तो इंतहाई घटिया है, उसने संजीदगी से कहा। मैं मजाक नहीं कर रही भाई, वो पैलेस में कहीं नहीं है, कोई नहीं जानता कहाँ है। उसके फ़ोन की आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग के मुताबिक अम्मा हाजन ने उसे कहीं मिलने बुलाया है। बीना के कहने की देर थी कि अर्शन के कानों में धमाके से बजने लगे। जानता था कि दुश्मन अपनी फांसी रुकवाने को कोई न कोई मज़ाहमत करें या कोई घटिया चाल चलेंगे, मगर दिया? अर्शन को लगा बेसमेंट की छत उसके सर पर गिर गई है। दूसरी तरफ साहिर उसका हाथ थामे उसे बाहर गाड़ी तक लाया था। आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसकी निगाहें उसके सजे सवरे रूप का अहाता किए हुए थी कि लेडी एक्सक्यूशनर के भी माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार होने लगे, जबकि साहिर के लबों पर उसकी हालत देखकर धीमी सी मुस्कान आई। मेरा ख्याल है लेडी एक्सक्यूशनर नर्वस हो रही है। साहिर ने दांतों तले लब दबाकर उसे छेड़ा। गलतफहमी हो सकती है हैवान की। फलजा ने उसकी बात हवा में उड़ाई। आहा, चले देख लेते हैं, वो कहता ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वाइट पैलेस से बाहर निकली। इस ड्रेस में वैसे काफ़ी हॉट लग रही हो। साहिर के मुंह से ऐसे कमेंट वो अपनी उंगलियां चटका कर रह गई। शायद ये वही लम्हात थे जब दुनिया की हर लड़की ही नर्वस होती होगी। पहली बार इस होशरुबा रूप में, सियाह लिबास में, हल्की फुल्की सिल्वर ज्वेलरी पर वो ऐसे मेकअप में शोला ज्वाला बनी साहिर के दिल पर क़यामत ख़ेज़ बिजलियाँ सी गिरा रही थी। हर बात में साबित करना ज़रूरी है कि पूरे जंगली हो तुम शरीफों की तरह यूँ भी तो बोल सकते थे कि बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। वो बाहर की जानिब देखती दाँत पीस कर बोली तो वो गहरा मुस्कुराया। मसला तो यही है जी बेबी कि तुम्हारा शौहर बिल्कुल भी शरीफ नहीं है। मेरी बदमाशी के नज़ारे तो कई मरतबा मुलाहजा किए होंगे। आज ये बदमाशी अलग अंदाज, अलग तरीके में तुम्हें दिखाऊंगा। हुमानी खजी से गोया हुआ तो फलजा के रहे सहे औसान भी खता होने लगे। ये हम अंसार हाउस की जानिब तो नहीं जा रहे? वो बौखलाई थी। वो क्या है ना, तुम्हारी
इतनी हॉटनेस देखकर मेरा इरादा बदल गया है। अब हम अंसारा हाउस नहीं, मेरे सीक्रेट अपार्टमेंट जा रहे हैं। वो अपनी हंसी दबाकर बोला। साहिर, घर चलो, वो चिल्लाई। नो मेरी जान, तुम्हें ये भी तो बताना है कि तुम इस रूप में कैसी लग रही हो। वो फिर शरारती हुआ। साहिर, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो दांत पीस कर बोली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ा। शौक से पीना ज़ीबे भी, बहुत अच्छा मौका दूंगा आज की रात। वो अपने हर जुमले से उसे पहलू बदलने पर मजबूर कर रहा था। वो उसकी जोमानी बातों से बचने को उसकी बात का जवाब दिए बगैर अब की बार यूं ही डैशबोर्ड को खोल गई तो उसमें दूसरी चीज़ों के साथ साथ 2-3 सिगरेट के पैकेट भी उसकी गोद में आ गिरे। तुमने पहले कभी बताया ही नहीं कि तुम सिगरेट पीते हो। फलसा ने बात घुमाने को यूं ही बोल दिया। तुमने भी तो पहले कभी नहीं बताया था डार्लिंग कि तुम खून पीती हो। वो भी अपनी टोन में बोला तो फलसा उसे खूंखार निगाहों से घूर कर रह गई। हा 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 हा, अपना चेहरा देखो जी बेबी। वो हंसे गया। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, भाड़ में जाओ, वो तड़क कर बोली। ओके राइट, छोड़ दूंगा यार। सुना है व्हाइट पैलेस का रूल बन गया है कि स्मोकिंग और स्मोकर्स व्हाइट पैलेस में अलाउ नहीं है, तो अब तो छोड़ना ही पड़ेगी ना। ये ना हो मेरी बेगम मैके जाए तो मुझे उसके मैके में घुसने ही ना दिया जाए। वो फिर अजरहा मजाक बोला। वो लोग अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया, उसकी जानिब का दरवाज़ा खोला और हाथ से थाम कर उसे गाड़ी से नीचे उतारा। फलसा ने गाड़ी से टेक लगाई। बस यही वजह है स्मोकिंग छोड़ने की। फलजा ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, अगर जल्लाद अपनी परियों के लिए स्मोकिंग छोड़ सकते हैं तो मैं भी अपनी हरी टिड्डी के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, उसने इत्मीनान से कहा। वो जो उसकी बात पर खुश हुई थी फिर से हरी टिड्डी कहे जाने पर तिलमिला उठी। डोंट यू डेयर टू कॉल मी टिड्डी। चली जाऊंगी वापस, अकेले सड़ना यहाँ फिर। वो उंगली उठाकर वॉर्न करने वाले अंदाज में बोली। हाँ वैसे आज तो टिड्डी कहना बनता भी नहीं है, काफ़ी टॉल और हॉट लग रही हो। वो उसे बाहों में भरकर बोला। फलसा ने इत्मीनान से उसकी गर्दन के गिर्द बाजू हमायल किए वो अंदर की जाने बढ़ा। डिनर तो बाहर करवा देते कंजूस हैवान। वो नाक चढ़ाकर बोली। तुमने चिड़िया की तरह ठोंगे ही मारना थी, बाकी बचे खाने के। मेरे हक हलाल के पैसे ज़ाय हो जाते जल्लादनी। इसीलिए जो खाना है इधर ही ठोंग लो। तुम्हें खुद आया तुम्हें ख्वाब आया था कि हम यहाँ आने वाले हैं? नहीं, तुम्हें देखते ही इरादा बदल लिया था। व्हाइट पैलेस से निकलते वक्त ऑर्डर कर दिया था। बड़ी फास्ट सर्विस है मेरी, अपनी हालत से ही अंदाज़ा लगा लो। वो कहकहा लगाकर कहते उसे डिनर टेबल तक लेकर आया। फलजा ने पूरी तरह जच होकर उसकी ब्राउन टी शर्ट के हाफ स्लीव से झांकते कसरती बाजुओं पर अपने दांत गाड़े। आउच, जंगली लड़की, साहिर बिलबिलाया और उसे चेयर पर उतारा। मिसेस हैवान बोल सकते हो, वो इठलाई। वैसे जंगली से कुछ याद आया है मुझे। मेरा दिल करता है अब की बार हम अफ्रीका के जंगलात में जाएं और वहां खो जाए। साहिर ने उसकी प्लेट में सर्व करते लब दबाकर कहा। फलजा ने उसके बाजू पर चुटकी काटी मगर यहाँ असर किसी था। मानी खजी से मुस्कुराता रहा। वो उसके बिल्कुल करीब चेयर खसका कर बैठ गया। जंगल में गुजरी वो रात मेरी ज़िंदगी की खूबसूरत तरीन रात थी, जब एक जल्लादनी ने मोहब्बत से चूर होकर अपनी मोहब्बत, अपना मान, गुरूर एक अनजान शख्स से सुपुर्द कर दिया था। साहिर ने कहते उसके माथे पर लब रखे वो बेख्तियार निगाहें झुका गई। साहिर ने उससे अपने हाथों से खाना खिलाया। चंद निवाले लेकर ही वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। साहिर को हंसी आई। अब क्या हुआ, अब खाओ, वैसे भी हर चीज़ तुम्हारी पसंद की है। वो मुस्कुराया। बस पेट भर गया मेरा, साफ पता चल रहा था। वो कतरा रही थी। वो उठने लगी तब साहिर ने उसे बैठे रहने का इशारा किया और 5 मिनट में टेबल समेट दिया। आओ। साहिर ने उसका हाथ थामा। वो उठी और उसके हमकदम हुई। वो उसे लिए रूम में चला आया। साहिर, आंटी इंतज़ार कर रही होंगी हमारा। फलसा ने उसकी निगाहों की ताब न लाते बहाना गढ़ा। मैं मैसेज कर चुका हूँ उन्हें कि इंतज़ार मत करे। वो लापरवाही से कहता उसे बाहों के हिसार में भर गया। हर वक्त का ये ठरकपन अच्छा नहीं होता। वो झिंझिलाई। इसे ठरकपन नहीं, रोमांस बोलते हैं जी बेबी। साहिर ने उसके चेहरे का एक एक नक्श चूमा। मैं थक गई, मुझे आराम करना है। दूसरा बहाना बनाया तो वो उसकी चालाकी पर मुस्कुरा दिया। थकन उतारने के और भी कई तरीके हैं मिसिस, कहो तो गुलाम हाजिर है। साहिर ने उसके कान में जानलेवा सरगोशी की। साहिर प्लीज़, वो आजिज़। ग्रेज नामुमकिन है, बात ख़त्म। उससे बाजुओं में भरकर बेड तक लाया। दोनों हाथों की गदाज नरम हथेलियों को चूमा। फलसा के पूरे वजूद में सनसनाहट सी हुई। साहिर ने उसे पूरी तरह अपनी आगोश में भर लिया। दूसरी तरफ
दिया अपने कमरे में मौजूद थी जब उसका फ़ोन रिंग हुआ। जब से ये सब कुछ हुआ था, एक अजीब-सी बेचैनी थी जो रगो-जाँ में बस गई थी। हर वक़्त अम्मा हाजन का ख़्याल दिल को सताए रखता कि वो कहाँ और किस हाल में होगी। अर्शन लोग तो इतने मसरूफ़ थे कि वो किसी के बारे में इस मामले पर बात ही नहीं कर पाई थी। वैसे भी अर्शन से कोई बात करती तो वो शायद उससे नाराज़ ही होता कि अब भी उसे उनके ख़ानदान के अफ़राद की पड़ी है, जिन्होंने जाने कितने ख़ानदान उजाड़े हैं। दिया ने देखा नंबर अननोन था, मगर उसने फिर भी रिसीव कर लिया। अस्सलामु। अभी वो कुछ बोलती कि उसकी बात फ़ौरन काटी गई थी। नूरे ईमा, मेरी बच्ची, अम्मा हाजन बात कर रही हूँ। तुम जहाँ कहीं भी हो, फ़ौरन हैदराबाद की रॉयल सोसाइटी की हाउसिंग स्कीम के करीब पहुँचो। मेरी जान खतरे में है, ये लोग मुझे मार डालेंगे। कहते हैं अगर तुम यहाँ आ गई तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। तुमने किसी को बताया तो उनको पता चल जाएगा, ये लोग मुझे ज़िंदा जला देंगे। व्हाइट पैलेस के पिछले गेट के बाहर तकरीबन 1000 मीटर की दूरी पर एक वैन खड़ी है, उसमें सवार हो जाना। मुझे बचा लो नूरे ईमा, मेरी परवरिश का वास्ता, मुझे बचा लो। लेकिन अम्मा, हेलो हेलो हेलो। दिया बोलती रह गई, मगर फ़ोन रख दिया गया था। उसके खुद के सोचने समझने की सलाहियत जैसे मफकूद हो गई थी। उसने अपना सर थाम लिया। ये वो माँ थी जिसने उसे किसी नाजुक फूल की मानंद पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर उसने कुछ नहीं सोचा, ना किसी अंजाम की परवाह की, फ़ौरन से उठी और वाइट पैलेस के पिछले लॉन की जानिब से बाहर निकल गई। पिछले गेट पर दिन के वक्त सिर्फ लॉक होता था, गार्ड्स नहीं होते थे। वो चुपके से गेट क्रॉस कर गई। कुछ दूर पैदल चलकर सामने एक वैन खड़ी नजर आई। दिया का दिल किया वापस भाग जाए, इसीलिए कदम वहीं पर जम गए। वैन में बैठे गुंडों ने जब उसे रुकते देखा तो वैन से दो दरिंदे बाहर निकल आया। दिया उनकी खौफनाक शक्लें देख अब खौफजदा होकर वापसी के लिए भागी, मगर उसके सर पर वो पहुंच चुके थे। उनमें से एक ने उसे बाजू से दबोचकर घसीटा और लाकर वैन के अंदर पटक दिया। उन बुज़दिलों ने ये काम बहुत जल्दी में किया था, मगर नाकाम। खान शमशान खैल और जवार खैल के पालतू कुत्तों की जल्लादों को ब्लैकमेल करके अपने शैतान आकाओं को जेल से बाहर निकलने की साजिश बुरी तरह फेल हुई थी कि अब जल्लादों की उनके हर कदम पर नज़र थी। जब बीना ने अर्शन को इतला दी थी कि दिया पैलेस से बाहर निकली है, तब वो इस बात से अनजान था, मगर अहान नहीं। अहान ने फौरी अर्शन को मैसेज करके अपना प्लान बता दिया तो बीना के साथ बिजली किसी तेज़ी से बाहर निकला था। अम्मा हाजन को उसी के शौहर और बेटे ने ब्लैकमेल किया था। खास मुलाजमाओं के बच्चों को अम्मा हाजन की आंखों के सामने ज़ुबाह करने की धमकी दी तो अम्मा हाजन ने दिया को फ़ोन कर दिया। एक ही वक्त में अमन और खजर ने अम्मा हाजन और उसकी मुलाजमाओं को बाजियाब करवा कर महफूज मकाम तक पहुंचाया था। इधर वैन जो चारों तरफ से घेर लिया गया था, वैन के सामने गाड़ी से वो हरी आंखों वाला डीआईजी आहान माहिर खान निकला। उन गुंडों के चेहरे देखने के लायक थे। इनमें से एक ने दिया को दबोचकर उसकी गर्दन पर पिस्तौल रखी। आशा ने खूंखार निगाहों से उसकी गिरफ्त में फड़कती दिया को देखा। ए, हमें जाने दो, नहीं तो इस छोकरी का भेजा उड़ा। वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया। आज एक सिंधी गोली ने उसके माथे में सुराख कर दिया था। दिया की दिलज़ोख चीख चारों तरफ गूंजी। बाकी के गुंडों ने फरार होने की नाकाम कोशिश की, मगर धर लिए गए। आहान उन्हें कुत्तों की तरह घसीटते वहां से ले गया। दिया तेजी से भागकर अर्शन के सीने में छुपी थी। अर्शन, श्श, कुछ नहीं हुआ है। तुम व्हाइट पैलेस से बाहर नहीं निकलना चाहिए था तुम्हें, अर्शन ने बेहद नाराजगी से कहा, मगर उसकी पुश्त भी सहलाई। अर्शन, वो अम्मा हाजन, वो सिसकी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, बिल्कुल सेफ है वो, चलो अंदर। अब इन मुजरिमों को फांसी नहीं होगी, उन्हें हम अपने तरीके से मौत की सज़ा देंगे। अर्शन ने दांत पीसे और उसे लिए अंदर आया। तब तक ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैली थी कि और वो सब लाउंज में जमा हुए थे। दिया अंदर आई तो रवाहा ने उसे खुद में भेजा, मगर फिर सबसे उसकी क्लास भी लगी थी कि किसी को बताने की बजाय वो अकेली बाहर क्यों निकली। वो जो अपने खौफ पर काबू पा चुकी थी। दिया ने बेचारगी से अर्शन की जानिब देखा, जिसने अपने कंधे उचका दिए, मतलब जैसे कहना चाहता हो अब गलती की है तो सज़ा भी भुगतो। फिर अर्शन को उसकी मिस्कीन शक्ल देखकर रहम आ ही गया। अरे बस भई, मेरी बेगम को डांटना बंद करे, अर्शन ने अचानक कहा तो सब खामोश हो गए। अर्शन बात करता दिया के करीब जाने लगा, उसके सामने जाकर रुका और उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। अब मेरी बटरफ्लाई इतनी नरम दिल है तो इसमें इसका क्या कसूर है भई? अर्शन ने कहते उसके माथे पर अपने लब रखे बुरी तरह बौखलाई। अर्शन, मेरी बटरफ्लाई बहुत हसास है भई, उसे परेशान मत करे। अर्शन ने सबके सामने उसकी भरी भरी दो दिया सफ़ेद फामों पर शिद्दत भरे बोसे दिए। सबकी दबी दबी हंसी देख दिया उससे
अपना हाथ भर्रा कर अपने कमरे में भाग गई। अपना आप भुलाकर अपने कमरे में भाग गई। पीछे बीना थी जो सबसे ज्यादा हुटिंग करके शोर मचा रही थी। सबकी हंसी उसे कमरे तक सुनाई दे रही थी। वो उसके पीछे ही कमरे में आया था। ये सब क्या था हर्षन? दिया कड़े तेवर लिए लड़ाका औरतों की तरह कमर पर दोनों हाथ जमा कर बोली, मगर वो उसे कहाँ खातिर मिलाने वाला था। सो उसकी कमर के गिर्द मजबूती से पुरशिद्दत गिरफ्त बनाकर उसे अपने सीने में भेजा। सजा का छोटा सा ट्रेलर था बटरफ्लाई, फिल्म अब दिखाऊंगा। उसके बालों में चेहरा छुपाता सरसराते लहजे में बोला तो बटरफ्लाई को दिन में ही जुगनू नजर आने लगे। अर्श, उसने पुकारना चाहा, मगर कमर पर बेबाकी से सफर करता करते उसके हाथों ने उसकी बोलती बंद कर दी। आज तो ये गुस्ताखी माफ कर रहा हूँ मिसेस अर्शन महाबीर। आइंदा के बाद ऐसी गुस्ताखी की तो जान ले लूंगा। उसने ये अल्फाज आम लहजे में कहे थे, मगर उसके लम्स में इतनी ही शिद्दत और आंखों में अब उतनी ही वहशत दराई थी। हर्षन, आई एम सॉरी, वो रूहान से हुई। नो, कोई सॉरी वॉरी नहीं, मैं अभी तुम्हें सजा दूंगा। ये कहते उसने अपने बाजुओं में भरा उसे। वो जान चुकी थी उसकी शिद्दतों भरी नौयत की ये सजा। अब तक तो उसे आदी हो जाना चाहिए था, मगर ये उसका वो इश्क था कि हर बार वो अपनी जुनून ख़ैज़ियों से उसे खुद में सिमट जाने पर मजबूर कर देता था। अब भी वो उसके तेवर देखकर उसी जालिम के सीने में चेहरा छुपा गई थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।